हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बीटेक फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स थर्ड, और जिसका कि सब्जेक्ट कोड BT 401 है। RGPP एग्जामिनेशन जून 2025। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है नो डाउट। और जितना आप बेस्ट कर पाएंगे उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज का वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है, उसका एक रीजन है। रीजन क्या है भाई? कि मैथमेटिक्स थर्ड में हमारे पास टोटल 5 यूनिट हैं। हम किस यूनिट में कितना फोकस करें? हमारे पास टाइम बहुत कम है, और हमें यूनिट वाइज अपनी रणनीति, अपनी प्रिपरेशन को फाइनलाइज करना होगा। तभी हम बेस्ट टू बेस्ट हम कर पाएंगे। क्लियर? तो ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ हम फोकस की बात करेंगे, इस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट वन की। यूनिट वन, ये पूरी यूनिट ना वन ना आपके लिए बहुत स्कोरिंग है। कैसे भाई स्कोरिंग है सर? आपने बताया बहुत स्कोरिंग, इसका मतलब साफ है कि ये यूनिट हमारी 28 मार्क्स की है। 28 मार्क्स का मीनिंग होता है कि हमें 7 7 नंबर के 4 क्वेश्चन पूरी तरीके से मिलने वाले हैं, पूरी तरीके से बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन हमें करना क्या होगा? उस पूरी यूनिट में हमें फॉर्मूले याद होनी चाहिए, हमारी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ये दो चीज आप संभाल लेंगे तो ये यूनिट आपको 28 मार्क्स देगी, क्योंकि यहाँ से आपको 7 7 नंबर के 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप खुद पेपर देखेंगे तो आप बोलेंगे वास्तव में सर ने सही बोला था। अब इस यूनिट में हम फोकस क्या करें? सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, इस पे हम अभी आएंगे। पहला पॉइंट है जिस पे हमें ज्यादा डिस्कशन करना है। हमारे पास जो मेथड है, पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जितने भी हमारे इक्वेशंस है, इनको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कौन कौन सी होंगी भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होंगे, लॉगरिथमिक टर्म्स होंगे, एक्सपोनेंशियल होंगे। ये सारे टर्म जो भी होंगे वो आपकी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस है। पॉलिनोमियल्स होंगी, वो एल्जेब्रिक हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, फोर्थ ऑर्डर की हो सकती है। ये सारी एल्जेब्रिक इक्वेशन होंगी। इनको निकालने के लिए अपने पास मेथड है। क्या क्या है भाई? बाइसेक्शन मेथड है ना, रेगुलर फाल्सी मेथड है, या फाल्स पोजीशन मेथड बोलते हैं उसका दूसरा नाम है, न्यूटन रैप्सन मेथड। ये तीन मेथड आपको अच्छी तरीके से करने हैं। इन तीनों के फॉर्मूले आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, रट के जाने पड़ेंगे, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता है ना। आपको बिल्कुल सही चीजें आपको वहाँ एग्जाम में लिखनी है। तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के इन फॉर्मूलों को याद करो और उन मेथड को यूज करो। इन तीनों मेथड में एक ही खासियत है कि आप फॉर्मूले लगाते जाइए, इटरेशन यूज करते जाइए, और जहां पर दो इटरेशन सेम हो जाएंगे वहां स्टॉप कर दो। अब सबसे मजेदार बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि भाई हम कहाँ तक रुके हैं। सबसे अच्छी टेक्निक बताने जा रहा हूँ आपको। आप अपने कैलकुलेटर से जितनी जितनी भी इक्वेशन दिखाई दे रही है ना, सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ, इन चारों में जितनी भी इक्वेशन है उनको आप बाय कैलकुलेटर सॉल्व कर लो। आपके पास आंसर है, आपके पास आंसर है। आप किसी तरह से ये कैलकुलेटर चलाना सीख जाओ कि मुझे इसके आंसर कैसे निकालने हैं। कैलकुलेटर से आप इनके सभी के आंसर निकाल सकते हैं। सभी देखो, क्यूबिक है, आराम से आपकी उसमें कैलकुलेटर में जाकर के, मॉड में जाके, इक्वेशन जाकर के, शिफ्ट लगा करके आप उसमें एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये ना जो एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, इनकी इक्वेशन हम कैसे? ये भी कैलसी से निकाल सकते हैं। सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, जो सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने लिखा है, बाई न्यूटन रैप्सन, बाई फॉल्स पोजीशन, बाई बाई सेक्शन, इसमें आपको आंसर तो आपके पास है। आपने कैलसी से आंसर निकाल लिए क्योंकि आप स्मार्ट हैं, है ना। अभी तो आप स्मार्टनेस यहाँ दिखानी होगी, क्योंकि पूरे M3 में, पूरे मैथमेटिक्स थर्ड में अपनी स्मार्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कैलसी से हम आंसर निकाल सकते हैं। हमारे पास आंसर ऑलरेडी होंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां दो इटरेशन सेम आ जाएंगे हम वहां पर स्टॉप कर देंगे। हमारे से 7 7 नंबर जो भी जितने क्वेश्चन आएंगे तीनों में से हम कर लेंगे मैक्सिमम। मान के चलिए दोनों में से दो, तीनों मेथड में दो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, है ना। ये नहीं कह सकते आपकी न्यूटन रैप्सन आ जाएगा, कि फाल्स पोजीशन आ जाएगा, कि बाइसेक्शन। तीनों के फॉर्मूले आप याद कर लो,
है ना। अपने आंसर पहले से निकाल के रख लो, जहां दो इटरेशन से मैं स्टॉप कर दो, तो ये यहाँ से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब बहुत लोगों को जो बहुत डायरेक्टली मुझे मैसेज कर रहे हैं लोग कि भाई लॉग बेस 10 और लॉग बेस ई हमें कैलसी में कब समझना। देखो भाई, अगर लॉग के नीचे बेस 10 लिखा है ना, इसका मतलब अपने कैलकुलेटर में एलओजी को प्रेस करना है जब बेस 10 लिखा हो, है ना। अब कुछ लोगों का कहना है सर कुछ भी नहीं लिखा, तो भाई लॉग बेस ई है वो, क्या है वो, बेस ही है। तो उस केस में आपको एलएन का यूज करना है। कैलसी में आप कैलकुलेटर में देखेंगे ना, उसमें एलएन वर्ड होगा। एलएन जब ही यूज करना जब एलएन के नीचे बेस ई हो। अगर बेस 10 वो लोग लिखते हैं, है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लॉग बेस 10 वो लिखते हैं तो आपको एलओजी दबाना है कैलकुलेटर। ये बहुत लोगों को वो थोड़ा सा कह सकते हैं कंफ्यूज रहते हैं वो बच्चे हमारे, कि भाई वो बेस एलओजी बेस 10 मतलब एलओजी प्रेस है, एलएन लॉग बेस ही मतलब एलएन प्रेस है। ये ध्यान रखना, कहीं लिख लेना आराम से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से कैलकुलेटर यूज करो। ई की पावर एक्स में बहुत लोगों को दिक्कत है, भाई सर ई की पावर एक्स कैलसी में कहाँ आएगा। शिफ्ट एलएन दबा दो, ई की पावर एक्स आ जाएगा, है ना। शिफ्ट एलएन ध्यान रखना, ई की पावर एक्स में। और एक और कुछ, एक और ट्रिक, आज मैं पूरा वीडियो ट्रिक पे लाया हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। दूसरी प्रॉब्लम, अगर क्वेश्चन में आपके में साइन और कोसाइन मतलब कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री टर्म कहीं भी दिख रहा है, अपने कैलकुलेटर में जाओ, मोड में जाओ, प्रेस करो, उसको आरएडी रेडियन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आंसर आपका बिल्कुल एक्सेक्ट आने वाला है। और जब हमें बाहर निकालना है तो उसे मॉड को 3 टाइम प्रेस करके 2 बार इक्वल करके उसको बाहर आ जाए, मतलब फ्री फ्रॉम एरर, है ना। तो ये आप कर सकते हो। तो दोबारा समझे कि पहली बात लॉग की क्लियर कर दी, दूसरी बात साइन और कोसाइन में रेडियन में कन्वर्ट करना है, नहीं तो आपके आंसर वेरिएशन आएंगे, आप देख देख के पागल हो जाओगे कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जैसे दिखाई दी अपने कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, फिर उससे बाहर निकल आओ। बाहर निकलना बिल्कुल ना भूलें, है ना, ये ध्यान रखना है। अगर आपने थोड़ी गलती की तो आपका आंसर में वेरिएशन आएगा, और जो आपने आंसर निकाल रखे हैं पहले से वो आंसर मैच नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। तो न्यूटन रेफसन बाइसेक्शन ये आपको करके जाना, तैयार अच्छी तरह करना है, ऐसा नहीं है। क्लियर। अब आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप करना, ये मैं इसकी पीडीएफ ना उस पे अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट है ये देखो, फाइंड द फिफ्थ नंबर, फाइंड ए नेगेटिव रूट। भाई देखो नेगेटिव रूट आप ना चेक करके पागल हो जाओगे, है ना। 0 -1 माइनस, जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव आते भी तो रुकोगे आप। भाई तीनों मेथड में खासियत क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव आपको देखना है और वहां स्टॉप करना। रूट लाई बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव या पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट मीन्स अपोजिट साइन होनी चाहिए। या जरूरी नहीं है पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव हो सकता है तो अपोजिट साइन होनी चाहिए। तो रूट लाई बिटवीन -1 एंड -2 सपोज, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हम कैलसी से आंसर निकालेंगे, इसका आंसर आएगा -15.6, है ना। तो हम -15 और -16 के बीच में अपोजिट साइन आएगा, तो आप डायरेक्टली कैल इसको एग्जाम में -15 -16 चेक कर लेना अपोजिट। तो x0 की वैल्यू, हाँ न्यूटन रेफरेंस ध्यान रखना कि आपको x0 जो लेना होता है, जो रूट लाई करेंगे ना दोनों का मिड अपोजिट और नेगेटिव, उन दोनों का मीन लेना है। ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। न्यूटन रेफरेंस में आप एक्स नॉट की जो वैल्यू होगी वो मीन वैल्यू ऑफ अपोजिट साइन, मतलब -15 एंड -16 पे लाई कर रहा है, तो मतलब तो दैट मीन्स -15 -16 डिवाइड बाई 2। क्लियर। -15.5 ये एक्स नॉट होगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो आप कर सकते हो। क्लियर। तो ऐसे ही आप ये भी। अब आते हैं ये सारे ऑपरेटर। ऑपरेटर मैंने यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट डाला है क्योंकि ये डेफिनेशन में आएगा। डिफाइन शिफ्ट ऑपरेटर ई इज इक्वल टू ई एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये सारे ऑपरेटर आपको याद होने चाहिए। ई एफ एक्स, है ना, डेल्टा एफ एक्स, फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, ये सारे सेंट्रल का, एवरेज, ये डेफिनेशन के तौर पे आते हैं। अगर ये आपको ऑपरेटर पता है तो आप ये जो मैंने ये देखे ना क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे आप कर सकते हैं आसानी से। इनका यूज करना है। भाई ई क्या होता है, ई रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, आपस में जो रिलेशन है उनको यूज करके आप क्वेश्चन नंबर 8 के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। 8 है, 9 है, 10 है ये। अब आते हैं पॉलिनोमियल डिग्री। पॉलिनोमियल डिग्री बना सकते हो आसानी से। रिप्रेजेंट द सक्सेसिव डिफरेंस, मतलब ये आपके पास एक फंक्शन होगा, इसको फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में लिखना है। तो अपने पास जो मेथड है वो एक तो डायरेक्ट मेथड है ना, सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, ये सारे एक
आसानी से आप कर सकते हो तो मेथड को यूज करके। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड है वो काफी आसान, उसका यूज ज्यादा ऐड करना, बहुत जल्दी से आप ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, जितने कांस्टेंट होगा सबकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये 15 नंबर है, यहाँ स्टूडेंट फंस जाता है कि ऑब्टेन द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज, तो ये जो दे रखा है ना डेल्टा एफ एक्स है, तो डेल्टा एफ एक्स को पहले किस में कन्वर्ट कर लेना, एफ एक्स में। क्लियर। और उसका जब डेल्टा हटाओगे तो डिवीजन मार देना, तो मतलब उसका इंटीग्रल करना होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर 15 नंबर में आपको पहले डेल्टा एफ एक्स को आप पॉलिनोमियल में लिखेंगे, किसमें, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पर ए बी सी डी, तो इन चारों की वैल्यू निकालनी होगी, जब ये चारों वैल्यू निकल जाएगी तो डेल्टा हटाना, डेल्टा हटाओगे तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, इसका मतलब डिफरेंशियल ना होकर के इंटीग्रल की तरह डेल्टा यूज होगा यहाँ पर। ये डेल्टा एफ एक्स है, डिवाइड में लेके आओगे ना, ये ध्यान रखना। अब आते हैं इंटरपोलेशन। देखो इंटर जो है, आप खाली डिफाइन करना कि इंटरपोलेशन क्या है ना। इंटरपोलेशन मतलब इज द आर्ट ऑफ रीडिंग, जब जब टेबल दिया हो उसके मिड में कहीं पर वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। इवन की एक्स्ट्रापोलेशन भी हो सकता है, निकाल सकते हैं कि हम अगर टेबल से बाहर गए तो वो एक्स्ट्रापोलेशन होता है, मतलब टेबल के बाहर। अगर टेबल के भीतर है तो इंटरपोलेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड बैकवर्ड का फॉर्मूला इसलिए याद करना, उसका रीजन है, सेकेंड यूनिट में ये पूरा पूरा फॉरवर्ड बैकवर्ड का डेरिवेटिव आता है, तो उसको फॉर्मूले को पूरी अच्छी तरह रट के जाना, ये काम आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इंटरपोलेट 2.1 2.1, ये मिसिंग वैल्यू होती है जो मिसिंग। अच्छा मिसिंग में ध्यान रखना, नॉमिनेशन पहले वाई नॉट से स्टार्ट करना, वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर। तो इस क्वेश्चन में 17 वाले क्वेश्चन में आपको वाई वन और वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई वन और वाई फोर निकालना है। तो जब टेबल बनाएंगे आप तो नॉमिनेशन वाई वन माइनस ऐसे, वाई फोर माइनस, इस टाइप से करना, ठीक है। और जो लास्ट वैल्यू होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6, थ्री थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वैल्यू दे रखी है, तो दो दो वैल्यू अननोन है, तो आपके पास टोटल 5 है। इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव है डेल्टा 5 तक जाएगा, और दो अननोन गायब हैं, तो उसका मीनिंग है कि भाई उसमें आपके पास दो इक्वेशन आएगी लास्ट में, उनको इक्वल टू जीरो कर देना, मतलब डेल्टा 5 इज इक्वल टू जीरो। तो वहां पे दो इक्वेशन आएगी, दो अननोन होंगे, आपको सॉल्व कर लेना कैलसी से, वो दोनों वैल्यू आ जाएंगी, वो इसका आंसर होगा, है ना। ये मिसिंग वन, मिसिंग टू, मिसिंग थ्री, मिसिंग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेना। ऐसे ये 24 है, इसमें भी आप कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी नाम नहीं दिया होता है कि क्वेश्चन है फाइंड दिस वैल्यू, इसके मिड में कहीं भी इंटरपोलेट कर ले, तो याद कर लेना, नियर द बिगिनिंग है तो न्यूटन फॉरवर्ड का यूज करना है, नियर द एंड ऑफ द टेबल है तो न्यूटन बैकवर्ड का। ये दो चीजें बहुत बारीकी चीज है कि सर हम न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड कब यूज करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आप अगर मान लो 12 और 15 के बीच में लाई कर रहा, मतलब मुझे 14 की वैल्यू पूछनी पता करनी है, तो भाई मैं न्यूटन फॉरवर्ड यूज करूंगा। अगर ये मान लो 40 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो नियर द एंड ऑफ द टेबल, सेंट्रल में अगर है तो हमारे पास सेंटर के फॉर्मूले नहीं है, वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। उसमें 5 फॉर्मूले थे, स्टर्लिंग, बेसेल, एवर्ट्स, ये सारे बहुत सारे फॉर्मूले थे, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, ये 5 फॉर्मूले थे सेंट्रल के, वो सब हट चुके हैं, तो उनको आप बिल्कुल मत पढ़िए, वो आएंगे भी नहीं, है ना, सिलेबस में ही नहीं है, तो उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड, ये अच्छी तरह से पढ़ना है। क्लियर। ये सारे क्वेश्चन मैंने देखो दे रखे हैं, ऐसे ये स्टूडेंट ये इनमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करना, जितने भी इंटरवल वाले क्वेश्चन है ये वाले 30 to 40 क्लास इंटरवल वाले, इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ेगी, वही आपका एक्स होगा। क्लियर। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने दे रखे हैं, ये सारी वैल्यू आपने। अब आते हैं, अच्छा अपने पास ध्यान रखना दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला था ये यूनिट 28 नंबर की है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा काम। अगर इंटरवल, अगर इंटरवल जैसे ये एक्स की वैल्यू 5 7 11, ये अगर इंटरवल कैसा है, इक्वल है, तो सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड। अगर ये इंटरवल आपका अनइक्वल, देखो देखो 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11, मतलब डिफरेंस बढ़ गया, 11 के बाद 13, तो यहाँ पर अपने पास दो फॉर्मूले होंगे, पहला लिख लो, नोट कर लो, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, और दूसरा है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले फॉर अनइक्वल के लिए, और फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड है आपका इक्वल के लिए, इक्वल अनइक्वल, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है।
इक्वल में सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं, न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड। अनइक्वल में सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और लैग्रांज। ये ध्यान करना होगा जब टेबल देखे। जैसे ये 32 क्वेश्चन है, 4 5 7, देखो इंटरवल सेम नहीं है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर सब दिख रहा है, देखो 80 85 90 95 100। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये 5 5 का इंटरवल है इसमें। मतलब इसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले यूज होंगे, न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड। फॉरवर्ड कब यूज होगा, नियर द बिगिनिंग, और बैकवर्ड कब यूज होगा, नियर द एंड ऑफ द टेबल। क्लियर, ये चीज ध्यान रखनी है। अब आते हैं यूनिट 2 पर। जैसा मैंने आपसे पहले बताया था कि आपको न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड के फॉर्मूले याद रखने होंगे, और उनको एक ध्यान रखना है आपको। उनमें एक चीज क्लियर करना है, जो फॉर्मूले अगर आप रट तो पाओगे नहीं, 200% है, आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले नहीं रट पाओगे। सबसे अच्छा क्या करना है, आप वहां पर फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिखना, उसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू पी कर देना, तो आपका डी बाई डी एक्स बन जाएगा। अगेन डिफरेंशियल करोगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन, लेकिन ओपन करना पड़ेगा। जैसे पी पी माइनस वन है तो पी स्क्वायर माइनस पी, इसको ओपन करके फिर डिफरेंशियल करना विद रेस्पेक्ट टू पी, तो आपके सारे फॉर्मूले ऑन द स्पॉट बन जाएंगे। चाहो तो आप रफ कर लेना, घबराने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि फॉर्मूला रट नहीं पाओगे। अगर फॉर्मूला आपका बन गया तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव है, आपको फॉर्मूला लिखना है और इसकी टेबल बनानी है ना। टेबल ने ध्यान रखना, टेबल नीचे से ऊपर की तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे डेरिवेटिव लिखेंगे 2 - 1, है ना, उसमें वाई में y1 - y0, नॉमिनेशन करना आपको पहली वैल्यू जो ये है ना, पहली y0, फिर y1 y2 y, नॉमिनेशन पूरे मैथमेटिक्स थर्ड में एक ही रखना। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव क्वेश्चन है, तो आप मेरे ख्याल से कर लोगे। देखो जैसे 1.6 है, 1.6 एंड ऑफ द टेबल आ रहा है, तो यहाँ आप न्यूटन बैकवर्ड यूज करेंगे। 1.1 का आ रहा है स्टार्टिंग ऑफ द टेबल, तो यहाँ आप न्यूटन फॉरवर्ड यूज करेंगे। ध्यान रखना, बहुत बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन है, उनको आप कर लोगे, कि मैंने बहुत सारे दे रखे हैं ताकि रिवीजन हो जाए। अब करते हैं इंटीग्रेशन की बात। इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन वन थर्ड और सिम्पसन थ्री बाई, तीन आपके पास फॉर्मूले हैं इंटीग्रल के, है ना। ये इनमें सबसे ज्यादा सुटेबल जो है वो सिम्पसन वन थर्ड होता है, क्योंकि वो आंसर हमारा एग्जैक्ट नियर के अबाउट होता है। एग्जैक्ट तो कोई आंसर देता ही नहीं है, पहली बात तो ये सारे अप्रोक्सीमेशन हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर आएंगे। एग्जैक्ट हमेशा इंटीग्रल से आ सकता है ना। तो वो ये करना है, हमने बोला कि भाई सिम्पसन वन थर्ड से आपको निकालना है। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चनों में बाय डिवाइडिंग इनटू 7 ऑर्डिनेट, 7 ऑर्डिनेट्स का मतलब है n = 6 लेना है आपको, एक कम लेना है। और किसी में ऑर्डिनेट नहीं दिए जाए तो भी आप n = 6 इज द बेस्ट, है ना। आप देख अच्छा, किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई अगर हमने n6 ले गया तो 1.333 आ रहा, तो n4 ले लो, कम ले लो आप, चल जाएगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एन की वैल्यू 6 इज द बेस्ट, है ना। और 7 ऑर्डिनेट है, 11 ऑर्डिनेट है, तो एक कम कर लो, है ना। तो इसमें जैसे 7 ऑर्डिनेट दे रखा तो एन की वैल्यू 6, किसी क्वेश्चन मान लो 11 ऑर्डिनेट है ना। अभी अगर डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट, तो एन 6 है, ऐसा नहीं 7 कर लेना, है ना। ये देखो 14 में क्या क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली बाय यूजिंग ए सुटेबल फॉर्मूला, आप सुटेबल वर्ड दे दिया, आप क्या करोगे भाई, सिम्पसन वन थर्ड बेस्ट है, यूज कर लो, है ना। सिम्पसन वन थर्ड का फॉर्मूला बिल्कुल लो, कहीं भी नहीं लिया तो लगा देना, ठीक है, आंसर सेम आएगा, ज्यादा डिफरेंस किसी में नहीं आएगा। देखो डिवाइडिंग इनटू द रेंज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड 10 लेना है, ये चीज ध्यान रखना, है ना। बाय टेकन 7 ऑर्डिनेट, एन की वैल्यू 6 लेना है। 6 इक्वल पार्ट बोले तो n6, ध्यान रख। ऑर्डिनेट वर्ड बोले तो क्या करना है, एन की वैल्यू आपको एक कम लेनी है। क्लियर, ये सारे क्वेश्चन मैंने, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि ये जो सेकंड यूनिट है ये भी आपकी 28 मार्क्स की है, बिल्कुल। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे 7 7 नंबर के। अब आते हैं मेथड्स। जो हमारे पास इक्वेशन है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है, टोटल 6 मेथड है। गॉस एलिमिनेशन है ना, गॉस जॉर्डन है, ट्रायंगुलराइजेशन, इनको अच्छी तरह पढ़ के जाओ। अच्छा, ये सबसे मजेदार बात है ना, इनके आंसर आपके कैलकुलेटर में है। तीनों इक्वेशन को आप कैल्शियम डाल दो और फटाफट वहां से आपके एक्स वाई जेड के आंसर आ जाएंगे। उन आंसरों को आप मैच कर लो सॉल्व करने पर, है ना। तो ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, जैकोबी इटरेशन, है ना। जैकोबी है, गॉस सीडल है, और ये रिलेशंस है। ये तीनों मेथड लास्ट के, इनमें खासियत है, ये जब ही लग पाएंगे जब इनके डायगोनल जो होंगे
वो अपने दोनों के जैसे 20 है, 20 इज द ग्रेटर देन 1+1, मतलब y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट, इन दोनों का जो सम होगा उनसे बड़ा होगा। जैसे ये 20 है तो 3+1, ये 20 है 2+3, तो इनका सम इनसे अगले दो एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? ऐसे जैसे ये 10 है, 10 इज द ग्रेटर देन 5+2, 10 इज द ग्रेटर देन 4+3, 10 इज द ग्रेटर देन 1+6, और ये 54 इज द ग्रेटर देन 1+1। ये तीनों में एक खासियत है, अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है तो ना गॉस सीडल लगेगा, ना जैकोबी लगेगा, ना रिलैक्सेशन लगेगा, तीनों मेथड नहीं लगेंगे। लिख देना कि गिवन मेथड कैन नॉट बी अप्लाई बिकॉज दिस कंडीशन इज द नॉट सेटिस्फाई, A11 इज द ग्रेटर देन A12 प्लस A13, ये तीन कंडीशन है। ठीक है? अब बात करते हैं यूनिट थर्ड। तो फर्स्ट टू यूनिट आपने समझ ली कि भाई ये दो यूनिट ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को ना बिल्कुल पढ़ पढ़ के जाना है, मतलब मैं जाऊं और ये फटाफट छाप दूं, है ना? अब आते हैं थर्ड। थर्ड यूनिट में ये आपकी 14 नंबर की रहेगी, लेकिन कभी कभी इन लोग ये लोग जो आरजीपी वाले हैं ना, ये लोग क्या करें, इसको ना 21 मार्क्स की दे देते हैं, क्योंकि लड़का स्कोरिंग ज्यादा कर ले, है ना? तो ये अपने लिए फायदेमंद है, ये नुकसानदायक नहीं है, फायदेमंद है। भाई अपने को अगर कोई अच्छी यूनिट ज्यादा नंबर मिल गई तो हमें क्या नुकसान है, अपन तो छाप के आ जाएंगे। क्लियर? ये चीज थोड़ा ध्यान रखनी है। ये इसमें अपने में मेथड है, पिकार्ड्स है, टेलर्स है ना, ये ध्यान रखना है। पिकार्ड देखो सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन हम पढ़ के जाएंगे हमें इससे बेस्ट आंसर मिल जाते हैं, कभी कभी लोग दे भी देते हैं, फिर अपने को घबराना नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया पेपर, ऐसे नहीं बोलना है ना? तो ये पिकार्ड बेस्ट है। टेलर सीरीज, टेलर आपने M1 में पढ़ा था, पूरा पढ़ लो, आंसर इजीली आ जाएगा। यूलर, यूलर मॉडिफाइड, इनके सब फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ भी इटरेशन है, जहाँ नियर आ जाएगा वो आंसर आ जाएंगे। रंग गुट्टा, आर के मेथड, साहब इनका नाम ही है आर के, इज्जत से बात करेंगे इनको, आर के मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा छाप के आ जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इजी है ना? थ्री, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत इजी है, तो बहुत बार आया है, इसको करके आए। मिलनी प्रेडेटर, मिलनी प्रेडेटर में खासियत है कि मिलनी प्रेडेटर क्या है, Y0, Y1, Y2, Y3, ये चार वैल्यू आपके पास होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो Y4। Y0, Y1, Y2, Y3, चार वैल्यू नोन होनी चाहिए, ठीक है? 0 से 3 तक Y4 निकालना है। अब भाई किसी क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा तो आपके पास टेलर, टेलर इज द बेस्ट। टेलर से क्या है, इक्वेशन लिखो, डेरिवेटिव डालो, आंसर, तीन वैल्यू, मुझे जितनी वैल्यू चाहिए ना मैं सब रखता जाऊंगा, x0, x0 प्लस एच, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, बस आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू पुट करोगे, आपको y0, y1, y2, y3, y4 सब निकल आएंगे। y4 आपको मिलने का फॉर्मूला यूज करना होगा। यही सेम एडम बैसफोर्ड में, एडम बैसफोर्ड अभी तक, आज तक इतिहास में अभी आरजीपी में नहीं आया है, लेकिन अपने सिलेबस का पार्ट है ना, तो अपने को पढ़ के ही जाना है ना, तो छोड़ना नहीं है। ये थोड़े क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे, कौन से, ये लाप्लास इक्वेशन, इसमें एक चीज ध्यान रखें, जैसे ये U1, U2, U3, U4 है, इसमें एक खासियत है, देखिए जैसे मुझे U1 निकालना है तो मुझे दो फॉर्मूले याद रखने होंगे, एक डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला है। जैसे U1 निकालने के लिए मुझे डायगोनल में यूज करूँ तो 60 प्लस U4, 20 प्लस 60 डिवाइड बाई 4, चारों का ऐड करके डिवाइड बाई 4 करना होता है। कॉर्नर कॉर्नर करोगे तो डायगोनल 5 पॉइंट कहलाता है, आमने सामने करोगे तो स्टैंडर्ड 5 पॉइंट कहलाता है, ध्यान रखना। कॉर्नर कॉर्नर, डायगोनल 5 पॉइंट, आमने सामने स्टैंडर्ड 5 पॉइंट, और चारों को ऐड करके डिवाइड बाई 4 करना, तो दैट मीन द मीन, है ना? देन तो जैसे मुझे डायगोनल यूज करना तो U4 नहीं मालूम है, अगर मैं आमने सामने करूँ तो 60 प्लस U3 नहीं मालूम है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक को जीरो लूंगा। तो मैंने डायगोनल का यूज किया और सिर्फ U4 को जीरो लिया, तो मेरे पास U1 आ गया। लेकिन अब जब मैं U2 निकाल लूंगा तो U2 के लिए मुझे क्या चाहिए, U1 जो मैंने भी निकाला है यूज करूंगा, प्लस प्लस 60 प्लस U4 जो जीरो है, तो मेरे पास U2 भी आ गया। जब मैं U3 निकालूंगा तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, डायगोनल यूज नहीं कर रहा, मैं स्टैंडर्ड 5 पॉइंट कर रहा हूँ, है ना? तो देखो U1 निकाल चुका हूँ, U1 प्लस 10 प्लस 20 प्लस U4। देखिए ना, अब U4 मुझे फिर निकालना पड़ेगा, तो U4, U3 प्लस 40 प्लस U2 प्लस 20, क्योंकि U2 U3 निकाल चुका हूँ, तो U4 अब जो हमने जीरो लिया था वो अब निकल आएगा। तो ये चार जो हमने वैल्यू निकाली तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू है। इसके साथ गॉस सीडल आपने पढ़ा है, तो U1 निकाल लेंगे, अब स्टैंडर्ड 5 निकालेंगे, तो U1 कैसे निकालेंगे गॉस सीडल से, 60 प्लस U2 पुराना,
60 प्लस U2 पुराना, तो U1 60 प्लस U3 प्लस 40 प्लस U3 2 डिवाइड बाई 4। जब मैं U2 निकालूंगा तो U1 की लेटेस्ट वैल्यू, क्योंकि गॉस सीडल में और गॉस उसमें जो जॉर्डन में आपने ध्यान रखना कि हम पुरानी वैल्यू यूज नहीं करते, किसमें, गॉस सीडल में बिल्कुल लेटेस्ट वैल्यू यूज करनी है, ध्यान रखना है ना ये चीज। ये देखो यहाँ पर है अपने फर्स्ट यूनिट में, आप जब गए होगे तो मैंने आपको बताया भी था कि ये तीन जो है ना, ये वाले, ये गॉस सीडल और जैकोबी, मैं जॉर्डन बोल रहा था, जैकोबी। तो जैकोबी में हम बिल्कुल लेटेस्ट वैल्यू यूज, सॉरी, ओल्ड वैल्यू यूज करते हैं, एक स्टेप पुरानी करते हैं कह सकते हैं। और गॉस सीडल में हम बिल्कुल लेटेस्ट, जैसे हमने वाई निकाला तो एक्स की जो लेटेस्ट निकाली वो यूज करना पड़ता है। ये चीज मैं यहाँ को, ये इसी का रिलेशन यहाँ भी है ना। तो ये चीज यहाँ पर करनी होगी। ये जब मैं यूट्यूब निकालूंगा तो U1 लेटेस्ट, तो U1 लेटेस्ट प्लस 50 प्लस 60 प्लस U4 ओल्ड। जब मैं U3 निकालूंगा तो U1 लेटेस्ट प्लस 10 प्लस 20 प्लस U4 ओल्ड। जब U4 निकालूंगा तो U2 लेटेस्ट 20 प्लस U3 लेटेस्ट प्लस 40। ऐसे करके हम क्या करेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास दो अप्रोक्सीमेशन आंसर सेम नहीं आ जाएगा, रुक जाएंगे। अगर U1 U2 U3 U4 दो अप्रोक्सीमेशन सेम हो गए, स्टॉप, आप आगे आगे नहीं बढ़े। क्लियर। तो ये भाई ना यूनिट थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन आपसे मिल जाएंगे, दो दो मेथड आएंगे। क्लियर है ना, दो मेथड। ये जो क्वेश्चन है आपको मैंने अभी ये समझाया, ये 14 मार्क्स का आता है, ध्यान रखना 14 मार्क्स का। क्योंकि मेहनत, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 7 नंबर करने के लिए 18 मिनट मिलने लगेंगे, और एक क्वेश्चन 7 7 के दो होंगे मान लो, तो 14 नंबर का होगा क्वेश्चन, वो उसके लिए आपको 36 मिनट लगेंगे, है ना। 36 मिनट का टाइम लेके चलना हो, और एक क्वेश्चन का टाइम लेके चलना आप ओनली कितना, हाँ, ये नेक्स्ट। तो ये अपन को बात करना है, 18 मिनट का टाइम लगता है एक क्वेश्चन 7 नंबर को अटेम्प्ट करने के लिए, 36 मिनट आपको 14 नंबर का समय मिलेगा। अब आते हैं यूनिट 4, लाप्लास। बहुत अच्छी है, 8 फॉर्मूले याद रख लें। लाप्लास ऑफ वन, वन बाई एस, लाप्लास ऑफ ई की पावर ऑफ ए टी, वन अपॉन एस माइनस ए, लाप्लास ऑफ टी, लाप्लास ऑफ साइन टी, साइन ए टी, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और बहुत छोटे छोटे हैं। उनके साथ फर्स्ट शिफ्टिंग, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये सारी याद रखना पड़ेगा। क्लियर, ये आसानी से हो जाते हैं, बहुत दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से। अब आते हैं इनवर्स, जिसको लाप्लास पता होगा वो इनवर्स आसानी से कर लेगा। ठीक है, कन्वोल्यूशन थ्योरम आएगी, लिख लो, आएगी कन्वोल्यूशन थ्योरम। अगर एग्जाम में लिखा है अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये मान के चलो कि आपको मेथड यूज करना है। सिर्फ इवेल्युएट लिखा है ना, तो आपको, आपके पास दो रास्ते होंगे, या तो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लो, या कन्वोल्यूशन थ्योरम को अच्छी तरह से पढ़ के जाओ। ये 14 नंबर क्वेश्चन आता है, फिफ्थ वाला पार्ट पूरा, ये 14 नंबर। इसमें लाप्लास यूज करेंगे, उसके बाद वैल्यू लगाएंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन निकालेंगे, और उसका इनवर्स निकालेंगे, आंसर 14 नंबर का आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट, जितनी डेफिनेशन है उनको रट लो। डिफाइन कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पीडीएफ बोलते हैं, डेंसिटी फंक्शन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, गामा, बीटा, एक्सपोनेंट। ये डेफिनेशन है, क्वेश्चन नंबर 8 है जो, वो राइट शॉर्ट नोट में ना आता है, तो ये आप वहां पर कर सकते हो। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब बात करते हैं फिफ्थ यूनिट, जो कि 28 नंबर की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम करो इसमें आप, मीन और वेरिएंस किस किस के करने हैं आपको, बाइनोमियल के करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है मैंने। पॉइजन का करना है, नॉर्मल, बिल्कुल पढ़ के चले जाओ, आना ही है। मिनिमम एक तो आएगा, इकट्ठा नहीं देगा मीन और वेरिएंस। फाइंड द मीन ऑफ बाइनोमियल, फाइंड द मीन ऑफ पॉइजन, फाइंड द मीन और नॉर्मल या वेरिएंस, किसी का वेरिएंस पूछ सकता है। एक साथ देगा तो 14 नंबर का देगा, क्वेश्चन बड़ा होता है ना। ये भी कर सकते हैं, प्रूव दैट मीन डेविएशन अबाउट द मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 4 बाई टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के बराबर होता है ना। ऐसे इसे क्वेश्चन कर लेना। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को ये दिक्कत आती है कि बाइनोमियल पॉइजन पहचाने कैसे कि क्वेश्चन किसका लिखा है ना। अब जैसे ये 9th नंबर है, मान लो 9th नंबर वाला जो क्वेश्चन है, 10% ऑफ द गोल्ड प्रोड्यूस बाई मशीन आर डिफेक्टिव, तो पी की वैल्यू होगी 10/100। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10
बोल्ट चूजन एट रैंडम, तो ये 10 बोल्ट उन्होंने चूज कर लिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे टाइप से होंगे जिनपे आपको वैल्यू निकालनी है, तो निकालना है। तो ये देखो नाइन्थ वाला, ये वन वन प्रोबेबिलिटी निकालने की आपको कुछ बताना है कि वन जो है, एक बोल्ट, 10 में से एक बोल्ट खराब होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वन, आर इज इक्वल टू वन के लिए निकालना है ना। एन की वैल्यू 10 दिया है उन्होंने, तो इसका मतलब बाइनरी यूज करना है। एन की वैल्यू अगर 2000 हो, है ना, तो आप क्या यूज करना है, आपको एन की वैल्यू का 2000 दे दी जाए तो आपको पॉइजन यूज करना है, इनफाइनाइट है तो नॉर्मल यूज करना है, ठीक है। तो इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पूछते थे, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है, इसके लिए आपको अच्छी तरह से इसको देख के जाना पड़ेगा। इसमें टेबल का यूज होता है ना, टेबल देखने आपको आनी चाहिए। तो जितनी भी नॉर्मल डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है उनको एक बार जरूर देख लो। अगर टेबल अगर आती है, एग्जाम में टेबल नहीं दी है, अगर वैल्यू एग्जाम में नहीं दे रखी है ना, तो आप टेबल मांग सकते हैं कि हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल दे दीजिए, हमें इसके वैल्यू पता करनी है ना। जनरली आजकल क्या होता है, पेपरों में दे दी जाती है। अब ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, फिट ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू फॉलोइंग डेटा एंड कैलकुलेट द थ्योरेटिकल। ये इसका क्वेश्चन ना या तो बाइनोमियल में भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, ध्यान रखना है ना, दोनों में आ सकता है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 0 1 2 3 4, अभी पॉइजन का है तो आर की वैल्यू हो गई 0 1 2 3। इसका सम निकाल लेना, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा, 200 आई थिंक आएगा, 5 2 7 8 और 200। तो एन की वैल्यू कैपिटल एन इंटू पी आर, पी आर क्या होगा, e की पावर ऑफ माइनस लेमडा इंटू लेमडा की पावर ऑफ आर अपॉन फैक्टोरियल आर। तो इस तरह से आप इन सभी को आप आसानी से कर सकते हो, ये मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा अभी, तो आसानी से। तो आज का वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों हुआ, उसका रीजन है क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, आपको अपनी पूरा एग्जाम अपने दिमाग से सही स्मार्टनेस को दिखाते करना है। कैलकुलेटर कंपलसरी है, तो घर से निकलते वक्त पहला काम करो, कैलकुलेटर रख लो। कैलकुलेटर का यूज करना सही बात है कि हम यूज कैसे अच्छी तरीके से कर पाए। आराम से कैलकुलेटर पे प्रेस करना, 1 2 3, आराम से संभल के करना, क्योंकि जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। अगर आपका एक भी बटन गलत प्रेस हुआ तो ये मान लो आपके आंसर सारे गलत आने वाले हैं। कैलकुलेटर ही आपका पूरे मैथमेटिक्स थर्ड में साथ देगा, इसके लिए ध्यान रखना है आपको। कैलकुलेटर में कोई भी चीज हम गलत तरीके से प्रेस ना करें। जब भी हम बदल रहे हैं फॉर्मेशन को, अगर हम रेडियन में बदल रहे हैं तो रेडियन में जाकर के उससे फिर बाहर भी निकलना है। ऐसे नहीं कि पूरे हमने रेडियन में बदल लिया और सारे क्वेश्चन कर डाले, आपके आंसर सब गलत आएंगे, ध्यान रखना है। कैलकुलेटर आराम से चलाएं, जो ट्रिक है वो 1 2 दिन के अंदर में सीख लें, आराम से अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाओ, अच्छे मार्क्स आएंगे। और बाकी ऊपर वाला है, ईश्वर है, माँ बाप हैं आपके, सब आपके साथ हैं। अच्छी तरह से पेपर दें, तो मैं यही चाहूंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आराम से करें। तो फर्स्ट सेकेंड यूनिट को अच्छी तरह से पढ़ें। थर्ड यूनिट में मेथड जो 7 हैं उसमें कम से कम 2 मेथड आएंगे, उनको अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। फोर्थ यूनिट में आप ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स बिल्कुल अच्छी तरह से करके जाएं। फिफ्थ यूनिट में बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल के मीन और वेरिएंस बिल्कुल अच्छी तरीके से करके आए। यही सब आपको आगे जा करके मार्क्स में कन्वर्ट होंगे। कोशिश करिए कि आपके मार्क्स कम से कम 40 एवव आए, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम 70 मार्क्स का है, क्योंकि जितने ज्यादा मार्क्स आप लेके आएंगे उतने ही ज्यादा आपका पास जो पॉइंटर है वो आपको बेनिफिट देगा, है ना। और बहुत आसान पेपर है, पेपर आप बेफिक्र रहिए, बहुत आसान आ रहा है और आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि आप बहुत अच्छा पेपर दे के आएंगे। और कैलकुलेटर को अच्छी तरह से लाएंगे बाई ट्रिकिंग, सभी के आंसर आप पहले से निकाल के रख लेना रफ पर, पीछे आराम से रफ जहाँ वर्क करते हैं वहां पर आंसर निकल, जो भी क्वेश्चन आए आंसर निकालो कि भाई इतना इसका आंसर इतने आने वाला है, ये तो आएगा पक्का है, क्योंकि भाई कैलकुलेटर तो आपको सही आंसर देगा। आप जैसे कोई भी हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनके सबके आंसर आपके कैलकुलेशन में, कैलकुलेटर में आए, क्यूबिक हो, फोर्थ ऑर्डर हो, आप निकाल सकते। सो ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू। उम्मीद करूंगा आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ओके, ऑल द बेस्ट।